हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज हम सीटेट की अपनी फ़र्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमने सीडीपी का कंटेंट लिया है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी से है और सीडीपी में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आज हम करेंगे कि एक्चुअल में चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आज हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है, डेवलपमेंट ही क्या होता है। तो देखिए, डेवलपमेंट होता है एक सिस्टमैटिक चेंज, यानी कि एक सुव्यवस्थित बदलाव। अब सुव्यवस्थित शब्द से यानी कि सिस्टमैटिक शब्द से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और ये सिस्टमैटिक चेंज किस किस चीज़ों में हम कह रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों में मैं सिस्टमैटिक चेंज आपको बता रही हूँ। बायोलॉजिकल यानी कि फ़िज़िकल, जैविक, शारीरिक जो चीज़ें हैं, जब उनमें सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं तो उसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जब हमारे अंदर उन चीज़ों में सिस्टमैटिक चेंजेस होता है तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। और सोशियो इमोशनल डोमेन्स में जब सिस्टमैटिक चेंज होगा तो वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए, इन तीनों चीज़ों में हमने कहा है एक सिस्टमैटिक चेंज। अब सिस्टमैटिक जो हमने वर्ड यूज़ किया है उससे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, चेंज हो रहा है लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। जैसे सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, यानी कि एक ही ऑर्डर में हो रहा है। ऑर्डर जो एक तरह से जो डेवलपमेंट का ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में होना चाहिए उसमें ही हो रहा है। एक पैटर्न में हो रहा है, यानी कि जो चीज़ जब जिस टाइम पर डेवलप होनी चाहिए वो उसी टाइम पर डेवलप हो रही है, तो वो हमारा सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल कहूँ कि अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर जैसे हम भाषा में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक सिस्टमैटिक चेंज में सिस्टमैटिक तरीके से होता है कि बच्चा पहले हिंदी मतलब सुनने का उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसका बोलने का होगा, फिर पढ़ने का, और यानी कि एक सिस्टमैटिक एक ऑर्डर में सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं देखिए कुछ जैसे अगर मैं सोशियो इमोशनल की बात करूँ तो होता ये सब भी सिस्टमैटिक ही है, लेकिन इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक जो एग्ज़ाम्पल हम एक तरह से कहना चाहिए जो मूर्त रूप में होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये जो पढ़ने वाला एग्ज़ाम्पल है कि मतलब बच्चा सीखता कैसे है, लैंग्वेज कैसे सीखता है, वो उसका एक जो ऑर्डर होता है वो उसी में ही सीखता है। तो इसी तरीके से हर चीज़ का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी एक तरीके से ही होता है, एक ऑर्डर में होता है। अगर वो भी मतलब सिस्टमैटिक नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं है। वो अचानक अगर किसी बॉडी पार्ट को ही ले लें, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सही डेवलपमेंट नहीं होता है। तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि सब चीज़ ऑर्डर में हो, जिस टाइम पर जो होना है वो उसी टाइम पर डेवलप हो, और जो पैटर्न एक डेवलपमेंट का होता है उसमें ही हो। तो ये होता है सिस्टमैटिक चेंज। तो जब सिस्टमैटिक चेंज होता है और इन 3 चीज़ों में फिज़िकली, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, जब इन 3 चीज़ों में सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं, तो वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि एक बच्चा जब एक बच्चे में के व्यवहार में जब एक बदलाव, एक सही तरीके से बदलाव जब टाइम टू टाइम आता है तो ये कहा जाता है कि बच्चा डेवलप हो रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, सीख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा एरिया है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। वैसे तो देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो उम्र भर चलता रहता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये जन्म से और मृत्यु तक चलती ही रहती है, बल्कि जन्म से भी पहले से ही माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, जब से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और मरने तक डेवलपमेंट चलता ही रहता है।
लेकिन हमारा जो क्षेत्र है पढ़ने का, जब हम बात कर रहे हैं सीटेट की एक टेस्ट की, तो हमारा जो एरिया होगा यानी कि हमें जो अध्ययन करना होगा वो गर्भधारण से और किशोर अवस्था तक करना होगा। यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है जब से, और किशोर अवस्था 18 वर्ष तक, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले के जो 9 महीने हैं वो, और 18 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। उसको हमें बाल विकास में वो उसका हमें अध्ययन करना है। उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन सीटेट में आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको 3 टर्म ऊपर बोली, तो उसमें से पहली थी बायोलॉजिकल यानी कि फ़िज़िकल। अब जैसा कि आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा कि फ़िज़िकल की अगर मैं बात करूं तो शरीर का आकार कैसा है, बॉडी शेप, उसमें आपकी हाइट, वेट और जैसे कहना चाहिए आपके बॉडी का कलर, ये सब कुछ, मतलब उसमें आकार कैसा है वो सब आ जाता है। दिखावट यानी कि अपीयरेंस, कि बच्चा दिखता कैसा है, कि 1 साल की उम्र में बच्चे को कैसा, लगभग कितनी हाइट और वेट का होना चाहिए, 2 साल में कितना, 3 में इतना, ये सब हमारा जो लुक, पूरा जो अपीयरेंस होती है वो हमारी फ़िज़िकल में आती है। अवधारणा यानी फंक्शनिंग में बच्चे की कार्यशैली कैसी है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो सब आता है कि उसके काम करने का तरीका किस तरह का होगा, फंक्शनिंग वो कैसे करेगा। मोटर कैपेसिटीज़, गतिक अक्षमताएँ, उसमें जो भी हमारी मसल्स से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी कैपेसिटीज़ होती हैं वो हमारी आती हैं गतिक अक्षमताएँ यानी कि मोटर कैपेसिटीज़ में। जैसे फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जो छोटी बड़ी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जितनी भी मसल से रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो हमारी गतिक क्षमताओं में आती हैं। उसके बाद आता है फिज़िकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पूरी हम फिज़िकल की बात कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स बॉडी के आते हैं, तो उसके हम डेवलपमेंट की बात इसमें कर रहे हैं। अगला जो है कॉग्निटिव जो है, कॉग्निटिव में आता है कि बच्चे की बौद्धिक क्षमताएँ, यानी कि जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यानी कि जो भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इसमें आएंगी। जैसे कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमताएँ कितनी हैं, वो कितने मतलब उसकी उसी एक तरह से ये देखिए एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। बौद्धिक क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि बौद्धिक क्षमता अलग है, अधिगम अलग है, अवधान, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जैसे बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और लर्निंग कैसी है, यानी कि बच्चा सीखता कैसे है, क्या वो स्लो लर्नर है या वो बहुत अच्छे से, उसकी कैचिंग पावर है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। और अटेंशन यानी कि बच्चा कितने ध्यान से कोई चीज़ सुनता है, वो सब आते हैं हमारे कॉग्निटिव में। ठीक है, उसकी मेमोरी कैसी है, यानी कि उसकी जो स्मृति है वो याद कितना कर पाता है, कितने टाइम तक याद रख पाता है, वो सब आती है। रीजनिंग यानी कि वो तर्क कितने दे सकता है अपनी बातों के लिए, अपनी चीज़ों को तर्क के साथ बता सकता है या फिर दूसरे की चीज़ों को तर्क के साथ समझ सकता है। तो ये सब आता है हमारा रीजनिंग में। चिंतन यानी कि थिंकिंग, देखिए सारी चीज़ें एक से रिलेटेड दूसरी होती हैं, और जैसे थिंकिंग है, मैंने आपको बताया है कि कॉग्निटिव में सारी जो हमारा दिमाग है उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो उसमें थिंकिंग भी उसी में आती है, हम माइंड से करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, यानी कि कोई समस्या अगर आ जाती है बच्चे के सामने, तो देखिए अगर एक ही प्रॉब्लम आप बच्चे के सामने रखते हैं, तो अगर आप 10 बच्चों के सामने रख रहे हैं तो 10 के 10 ही उसे अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक बच्चे का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसकी इमेजिनेशन कैसी है, कल्पना कैसी है। अगर आप देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, और अगर आप उनकी कल्पनाएं सुनेंगे तो किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा कल्पना वो करता है, बिल्कुल ही एक कल्पनाशील उसकी दुनिया होती है। तो देखिए हर बच्चे का अलग अलग होता है। तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक पार्ट आया है ये इमेजिनेशन,
सब कुछ रिलेटेड होगा हमारे माइंड से, बच्चे के माइंड से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो क्रिएटिव कितना है, उसमें सृजनात्मकता कितनी है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये जो देखिए ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बौद्धिक क्षमता, अधिगम, अवधान, स्मृति, तर्कना, चिंतन, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब माइंड से रिलेटेड हैं। तो माइंड से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। इसके बाद आता है सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसमें क्या आता है, जैसे सोशियो इमोशन यानी कि सोशल, जब हम समाज से अपने आप को रिलेट करते हैं, बच्चे को रिलेट करते हैं कि बच्चा समाज में उसका समाज क्या है, उसके दोस्त हैं, उसके आस पड़ोस के लोग हैं, तो उनसे जब उसके संबंधों की बात आती है तो तब होता है ये हमारा सोशियो इमोशनल। इसमें कुछ चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि संवेगात्मक संबंध, इमोशनल रिलेशनशिप कैसी है बच्चे की, अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, मित्रता यानी कि उसके दोस्त कितने हैं। आपने देखा होगा किसी बच्चे के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो जो बच्चा जिसके दोस्त ज़्यादा है, इसका मतलब वो उसका जो सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है, सोशल जो डेवलपमेंट है उसका वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसके कम है उसका नहीं हो रहा है, लेकिन एक रेशो की बात हो रही है कि जिसके ज़्यादा है उसका जो सोशल एरिया है, उसके जो दोस्त हैं, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। फिर होता है हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप, भी इसी में आता है कि जब बच्चे टीन एज में जाते हैं तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनमें जिस तरह के संबंध बनते हैं वो इसमें आता है इंटीमेट रिलेशनशिप में, ठीक है। नैतिक तर्कना यानी कि मॉरल रीजनिंग और उसका बिहेवियर, यानी कि एक समाज में रहता है जब बच्चा तो वो दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा करता है, उसका बिहेव कैसा है दूसरों के साथ, या उसमें मॉरल जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई हैं या नहीं है। मॉरल चीज़ें किस तरह की मॉरल चीज़ें, नैतिक तर्क ना, मतलब अगर हम बात करें कि सच्चाई, ईमानदारी, ये सब हमारी मॉरल चीज़ें होती हैं, वो बच्चे में डेवलप जब होती हैं तो हमारी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में आती हैं। एक एज होती है जब बच्चा लगभग 5-6 साल का होता है तो वो झूठ बोलना जैसे मतलब स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि ये झूठ है। तो जब जैसे बच्चे को झूठ, सच और ये ईमानदारी या दया, इस तरह के जब भाव बच्चे में आने लगते हैं तो वो उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर किसी को देखकर बच्चे के अंदर दया आ रही है तो इसका मतलब कोई ऐसे दयनीय जो व्यक्ति है उसको देखकर उसके अंदर दया का भाव आ रहा है तो वो यानी कि उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट सही है। जैसे कि जानवरों के प्रति बच्चों का जो लगाव होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो भाव, जो मॉरल जो चीज़ें होती हैं, मॉरल जो नैतिकता जब उनके अंदर सही एज में सही तरीके से जब डेवलप होती है तो वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं आपको, ये तीनों जो चीज़ें हैं नोट डस्टिंग, ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तीनों अलग नहीं है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, बाय डायरेक्शनल और क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, ये सब चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें मैंने ऊपर आपको बताई हैं, इन तीनों चीज़ों में ये 4 चीज़ें लागू होती हैं कि ये तीनों जो डेवलपमेंट है ये एक साथ होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और बाय डायरेक्शनल का मतलब देखिए जो भी डेवलपमेंट है वो हमारा किसी एक दिशा में नहीं होता है, वो द्विदिश यानी कि बाय डायरेक्शनल यानी कि वो बहुआयामी होता है। एक तरीके से एक ही दिशा में एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है। वो देखिए सारी ये तीनों चीज़ें भी, चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जो ऊपर जो तीनों डेवलपमेंट हैं, देखिए जो हमारा जो माइंड है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है, फिज़िकल, ये सब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो तीनों अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का अगर फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा या फिर सोशियो इमोशनल नहीं होगा, या कोई एक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर कोई बच्चा फिज़िकली वीक है तो कहीं ना कहीं उसका जो सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है या फिर कॉग्निटिव वो भी इफ़ेक्टेड होता है। या कोई बच्चा
इमोशनली बहुत वीक है तो उसका फिज़िकल पे भी फ़र्क पड़ता है। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, क्वांटिटिव यानी कि एक मिज़रेबल कोई चीज़, जैसे कि हाइट, वेट, ये सब जो होता है मिज़रेबल चीज़ें होती हैं। और क्वालिटेटिव यानी कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, यानी कि एक बच्चे में जब क्वालिटेटिव जब डेवलपमेंट होता है वो आप एक तरह से उसको मिज़रेबल नहीं होता है, वो उसको नाप नहीं सकते हैं कि बच्चा जो है जो भी उसमें डेवलपमेंट है, ये तीनों जो डेवलपमेंट है उसमें एक तरीके से मतलब एक से रिलेटेड दूसरा होगा। ऐसा नहीं कि ये जो फिज़िकल है वो बिल्कुल अलग है, उसका कॉग्निटिव से कोई लेना देना नहीं है, या कॉग्निटिव का सोशो इमोशनल से कोई लेना देना नहीं है। सब तीनों चीज़ों के जो भी सब पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हैं। अब कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो परिपक्वता बच्चे की और अधिगम, यानी कि बच्चे एक समय के साथ जो उसमें मैच्योरिटी आती है वो तो आती ही है, उसकी लर्निंग कैसी है। अब जो मैच्योरिटी होती है वो ज़्यादातर आनुवांशिकता के कारण आती है, और जो अधिगम यानी कि जो वो लर्निंग उसकी होती है तो वो देखिए वो आनुवांशिकता के कारण भी होती है और इन्वायरमेंट के कारण भी होती है, दोनों के कारण होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चे के डेवलपमेंट में उसकी जो वो मैच्योर हो रहा है, जो उसकी परिपक्वता है और उसका सीखना, दोनों ही चीज़ें आती हैं। और दोनों ही चीज़ें बच्चों की आनुवांशिकता और उनके वातावरण यानी कि इनहेरिटेंस और उनकी जो इन्वायरमेंट है, दोनों हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से, दोनों से ही वो इफ़ेक्टेड होती हैं दोनों चीज़ें। और ये सब चीज़ें जो यानी कि बच्चे की मैच्योरिटी है और उसकी जो लर्निंग है, ये सब इफ़ेक्टेड करती है तीनों डेवलपमेंट को, और जो तीनों डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्टेड करते हैं इन दोनों को। तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं मोटर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या है, कैसे हैं। तो देखिए, मोटर स्किल डेवलपमेंट गतिक कौशल विकास, ग्रोस मोटर, इसमें दो हैं, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल, इसमें क्या आती हैं हमारी लार्जर मसल्स डेवलपमेंट है, दोनों में मसल्स ही जो हमारी ये जो है दोनों ही फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, दोनों में हमारी मसल्स से जो डेवलपमेंट होता है, मसल्स में जो डेवलपमेंट होता है उनसे रिलेटेड होती है। लेकिन जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स है इसमें बड़ी मसल्स आती हैं, जैसे कि आर्म और लेग्स की हो गई, ठीक है। और इसमें क्या आता है, इन मोटर स्किल्स में क्या आता है, जैसे बच्चों का घिसटना, खड़े होना, भागना, जंप, बैलेंसिंग, रनिंग और इस तरह की चीज़ें ये आती हैं हमारी ग्रॉस मोटर स्किल में। और फाइन मोटर स्किल में क्या आता है, स्मॉलर जो मसल्स डेवलपमेंट होता है, जैसे फिंगर्स का, अंगूठों का, आइज़ का। इनसे क्या होता है, जैसे बच्चे का लिखना, राइटिंग, ड्राइंग, ग्रैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स, थ्रोइंग, वेविंग, कैचिंग, ये सब आता है हमारा फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। समझ गए होंगे। आपके ग्रॉस मोटर स्किल में आपकी जो बड़ी मसल्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जैसे कि बच्चा का भागना, कूदना। और जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो हम देखते हैं ना कि बच्चा पेंसिल को सही से पकड़ रहा है नहीं, उसकी जो पेंसिल पर पकड़ है वो कैसी है। तो जब तक उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप नहीं होंगी, अगर उसकी किसी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं तो वो पेंसिल को सही से नहीं पकड़ पाएगा, और वो पेंसिल को जब सही से पकड़ नहीं पाएगा तो वो लिख नहीं पाएगा। तो जैसे फाइन मोटर स्किल जब इनके डेवलपमेंट की बात आती है, फिंगर, अंगूठे, इन सब की जब डेवलपमेंट की बात आती है, तो जो प्ले वे स्कूल, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, प्री नर्सरी के स्कूल हैं, उनमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे एक धागे में मोती को पिरोना, और
इस तरह की मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं, जैसे कि बारीक बारीक स्ट्रॉ से लगा देते हैं, उनमें छोटे छोटे रबर रिंग डालना, मतलब जिनसे बच्चे की और वो आइज़ का जो डेवलपमेंट है ना वो भी इसमें आता है कि बच्चा जो है अपनी आँखों को मतलब अपनी आइज़ को सही से यूज़ करके और अपने हाथों में, उसके हाथों में मतलब इतना कंट्रोल उसका अपनी उंगलियों पर, अपने हाथों पर हो जाए कि वो उस काम को कर पाए। जैसे कि छोटे छोटे काम दे दिए जाते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको कि वो होती हैं इस तरह की, एक स्ट्रिंग टाइप होता है, उसमें मोतियों को चलाना, इस तरह की छोटे छोटे प्ले होते हैं जिनसे बच्चों की फ़ाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। तो जब स्कूल में बच्चा आता है, देखिए जो ये है जैसे कि बच्चे का घिसरना, क्रॉल करता है बच्चा, स्टैंडिंग, भागना, ये तो स्कूल में आने से पहले उसका डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल्स का हो जाता है और वो करने लगता है। लेकिन जब वो स्कूल में आता है तो कुछ एक्टिविटीज़ उनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स के लिए कराई जाती हैं कि उनकी जो उंगलियां हैं, उनके जो अंगूठा है, उनकी पकड़ बने और उनकी आँखों के साथ वो अपना हाथ का सामंजस्य बैठा सके। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कराने के बाद बच्चों का फ़ाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये थी हमारी मोटर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ और छोटे छोटे सब टॉपिक। तो अगर आपको ये समझ आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मैं इसका जो PDF है वो देती रहूँगी टाइम टू टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।